हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 7 का इंग्लिश की जो बुक है आपकी हनी कॉम। उसके अंदर एक आपकी पोएम आती है द शेड। तो उसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगे रिगार्डिंग द पोएम पोइट्री सेक्शन। लेकिन उससे पहले हम टाइटल पे चलते हैं, यानी द शेड। तो शेड क्या होता है बच्चों? बेसिकली इट्स अ स्मॉल रूम विच इज़ अवे फ्रॉम द मेन हाउस एंड विच इज़ यूज टू स्टोर और आई कुड से दैट कीप ग्रेन्स, थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। बेसिकली शेड क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है जो आपके मेन हाउस यानी जहाँ आप रहते हो उससे थोड़ा सा दूर होता है, जहाँ आप अपनी चीज़ें स्टोर करते हो, अपने व्हीकल्स रखते हो, अपने टूल्स रखते हो और कभी कभी अपने एनिमल्स बाकी चीज़ें भी रखते हो। लेकिन सोचो अगर ये शेड काफ़ी पुरानी हो, जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाते हैं बिल्कुल डरावनी सी जंगल के बीच में, मतलब आपके घर से बैक साइड, और वहाँ पूरा मकड़ी का जाला, हॉरर दरवाजे जो उसके हिंग्स हैं वो बहुत रस्टी हैं और क्रीपी सा साउंड आ रहा है। तो सबसे पहले हमें वो जो जगह होती है वो स्पूकी लगती है। स्पूकी मतलब होता है स्कैरी, डरावनी सी लगती है और भी क्रीपी टाइप की। तो चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं फिर। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि हमारे गार्डन के निचले तरफ को अगर मैं बात करूँ, नीचे की साइड को, तो वहाँ पे एक शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसके दरवाजे पे क्या है? उसके दरवाजे पे मकड़ी का जाला लगा पड़ा है एक तरीके से पूरा। और द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस होता है स्टूडेंट, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, दरवाजे के जो कोने पे होता है ना जिससे अटैच लगाते हैं, एक तो वो जो क्या है वो रस्टी है और क्रीक है। क्रीक मतलब होता है एक तरीके से टू मेक द नॉइस ऑफ वुड बेंडिंग और समथिंग नॉट मूविंग स्मूथली। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो ना, तो वो साउंड नहीं आता चर्र चर्र वाला, जैसे हॉरर मूवीज़ में आता है, जो पुराने बहुत रस्टी होते हैं। या फिर आप कभी देखना जो आपके कभी घर पे या आपका कोई ऐसा स्टोर रूम या कहीं होगा जिसका बहुत रस्टी हो गया। रस्टी मतलब होता है जंक लग जाना, यानी कि इट इज़ अफेक्ट बाय द रस्ट। तो वो आवाज़ साउंड देता है, एक अलग सा नॉइज़ देता है। व्हेन आई एम इन बेड, और जब मैं बेड में होता हूँ, आई लाई मतलब होता है लेटना, एक हॉरिजेंटली जो आप लेटते हो अपने बेड पे। एंड आई लिसन, और मुझे वो सुनाई देता है। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं एक ना एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा, यानी कि जो उसको साउंड आता है उस दरवाजे से, तो वो क्यूरियस है एक तरीके से। स्पीकर की बात करें तो यानी यहाँ पे हम पोएट को ही स्पीकर लेके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि उसके शेड है उसके पास एक, और उससे ऐसा साउंड आता है तो वहाँ क्या है वो देखना चाहता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स स्टेंजा की अगर हम बात करें तो इसमें आपके शेड को डिस्क्राइब किया गया। जो लाइंस है ये आपके शेड को डिस्क्राइब कर रही है कि उसका डोर कैसा है, वो आवाज़ें कैसी करता है, वो कहाँ है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसके अगर एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन की, तो जो एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ शेड and hardly anybody goes inside the shed because therefore the hinges or the door joints, we can say that, it become the rusty and it's make a lot of noise whenever the wind makes them move. And when the poet is peacefully lying in the bed, he sometimes hear that noise coming from the shed and he wish that someday he will open the door and he will get inside it. नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। देयर्स डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो विंडो है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें धूल लगी पड़ी है, पूरी मतलब गंदी सी हुई पड़ी है। वो जो विंडो है, शीशा है जो उसका खिड़की का एक तरीके से, एंड विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। पेन्स ऑफ ग्लास होता है यानी कि जो उसका फ्रेम है, विंडो का जो फ्रेम है वो काफ़ी क्रैक सा है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। आई फिर से यहाँ पे पोएट है। ऑफन मतलब होता है मोस्टली। मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं मतलब उधर से जा रहा हूँ, एक तरीके से मतलब मैं मोस्टली सोचता हूँ कि समवन स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मतलब होता है एक तरीके से कि लुक फिक्सली, यानी कि एक तरीके से घूरना। तो मैं ईच टाइम दैट आई पास, यानी कि मैं जब भी वहाँ से जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से कोई घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। पीप मतलब होता है स्टूडेंट झांकना। जैसे आप विंडो से बाहर की तरफ को देखोगे तो एक तरीके से झांकना हुआ। तो वो क्या कहता है कि मैं एक दिन ना इस विंडो में पक्का झांक के देखूंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वो बता रहा है इन लाइंस में जो पोएट की उसकी जो विश है वो कैसी है, और वो जो शेड है अंदर से उसको कैसा लगता है एक तरीके से कि वो उसको झांक रहा है, क्या कर रहा है। सो इट्स एक्सप्लेनेशन इज सिंपल इज दैट कि द शेड हैज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो ऑन इट्स साइड and three glass panes of the windows are broken, and whenever the poet passes through the shed he gets the feeling as if someone was staring at him, and to find out the poet wishes to peep inside the shed. Now let's see the next line. My brother says there's a ghost in the shed.
whose hide under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. यहाँ पे क्या बता रहा है पोएट कि जो उसका भाई है वो उससे क्या कहता है कि भाई वहाँ तो क्या है, वहाँ एक भूत है। सोचो एक स्कैरी सी प्लेस है और आपको कोई बोल दे कि वहाँ मत जाना भाई, वहाँ तो भूत रहता है, तो आप तो एक बारी को नहीं जाओगे। बट अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई देखना हमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहाँ, तो हम जाते हैं। तो यहाँ पे उसका भाई उसको बताता है कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहता है। एंड हु हाइड्स, जो कहाँ छिपा हुआ होता है, रॉटन फ्लोरबोर्ड्स। रॉटन मतलब होता है एक तरीके से सड़े बड़े, सड़े इन द सेंस कि अब जो फर्नीचर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं होगा तो वो एक तरीके से ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है। और फ्लोरबोर्ड्स जो वुडन बोर्ड्स की फ्लोरिंग होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और कभी मैंने हिम्मत करी उसके अंदर जाने की, तो ही विल जंप, ही यहाँ पे गोस्ट की बात हो रही है, तो वो जंप हो जाएगा, निकल जाएगा उन रॉटन फ्लोरबोर्ड्स के अंदर से, एंड चॉप ऑफ माई हैंड, और मेरी मुंडी उड़ा देगा, यानी कि मेरी गर्दन काट देगा। बट लेकिन आई विल टेक अ पीक वन डे। पीक मतलब होता है कि टू लुक क्विकली, मतलब मैं लेकिन एक दिन जाके रहूँगा, मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली क्या पता झूठ बोल रहा हो, वहाँ उसके अपने सीक्रेट्स प्लेसेस हो, वो नहीं चाहता होगा कि कोई वहाँ आए, वो उसका अपना प्लेस हो जहाँ वो अपनी चीज़ें रखता हो, अपने सीक्रेट्स चीज़ें रखता हो, तो वो नहीं चाहता होगा। तो बेसिकली इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्कस दैट हाउ हिज ब्रदर वॉर्न हिम अबाउट द गोस्ट इनसाइड द शेड, एंड द पोएट्स ब्रदर टॉक अबाउट द प्रेजेंस of the ghost which is inside the shed, and warned the poet that if he went inside the shed, the ghost would chop off his head. So however, this does not much frighten the poet, but he still wished to that one day he step inside and the shed and he will see exactly what is happening there. Now let's see the another line. आई नो दैट देर इज़ंट रियली अ गोस्ट, मुझे पता है कि वहाँ सच में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। डेन मतलब होता है एक तरीके से सीक्रेट प्लेस, और जैसे आप लायन की गुफा भी कह सकते हो, मतलब यहाँ पे, बट यहाँ पे बात हो रही है कि एक तरीके से उसकी सीक्रेट प्लेस। तो जो उसका भाई है वो झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, ताकि वो जो जगह है वो उसकी डेन रहे, यानी जो उसकी सीक्रेट प्लेस है वो उसी की रहे, अपनी रहे, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ ना तो कोई आवाज़ें निकालता है, ना वहाँ कोई है ऐसा अजीब सा जो मुझे घूर रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब से जा चुका है, अपना जो उसका जाला था जहाँ पे वो रहता था, एक तरीके से जो उसका वेब था वहाँ से वो भी जा चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता तब से। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं वहाँ जाके ज़रूर रहूँगा, यानी कि मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, मीन्स अभी वो प्रिपेयर नहीं है एक तरीके से वहाँ जाने के लिए। सो बेसिकली इन दीज लाइन्स पोएट सीम्स दैट ही हैव ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो सच्चाई को समझ सके। एंड द पोएट इज़ एबल टू ओवरकम हिज फेयर्स, वो अपने फेयर्स से भी एक तरीके से ओवरकम हो सकता है, अपने फेयर से ऊपर आ सकता है। एंड ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो गोस्ट इनसाइड द शेड, and he understand that there is actually nobody inside the shed who stares at him and make those strange noises, and the spider also is no longer there. His brother had been telling him lies because he wanted to retain the shed for his own shelf. Therefore very soon the poet would be able to set in foot inside the shed, and however he said that this can't happen immediately. सो बेसिकली हमने लास्ट स्टेंजा में एक तरीके से ही पढ़ा है कि जो पोएट है वो ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो उसको जो वो फेयर था, फेयर यानी कि जो उसका डर था कि वहाँ कोई रहता है, वो उसका ऊपर वो उससे एक तरीके से ओवरकम हो चुका है। एंड इसमें जो उसका भाई उसे झूठ बोल रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमें रियलिटी में नहीं बताया एक तरीके से, मतलब पोएम के अंदर कि उसका भाई रियल में उससे झूठ बोल रहा है। ये पोएट की इमेजिनेशन है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई इसलिए उससे झूठ बोलता था कि वो वहाँ अपनी सीक्रेट प्लेसेस रख सके, अपनी चीज़ें संभाल के रख सके, और वो वहाँ कोई और ना जा सके। तो ये तो था लाइन एक्सप्लेनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर दरअसल इसमें एग्जैक्टली हमें क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे पोएट को ही स्पीकर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पोएट है फ्रैंक फ्लिन, वही आपका स्पीकर है। तो क्या स्पीकर डरा हुआ था और क्यूरियस था? हाँ, दोनों था, क्योंकि क्यूरियस की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि हाँ वो एक दिन उसके अंदर जाएगा बिल्कुल पक्का, और अगर अफ्रेड की बात करें तो वो डरा हुआ भी था, क्योंकि वो उसको लगता था कि यार वहाँ कोई भूत रहता है, गोस्ट रहता है जो उसे घूरता रहता है, जब भी वो वहाँ से पास होता है तो वहाँ वो नहीं जाएगा।
नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ पे आपके पास एक लाइन आई थी इसमें, बट नॉट जस्ट येट, यानी कि लास्ट लाइन जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उसमें दरअसल मतलब ये था कि वो अभी लैक ऑफ प्रिपरेशन है, स्पीकर वांट्स टू गो इनसाइड एंड ही वांट टू प्रिपेयर फॉर टू गो इनसाइड दैट शेड एंड विदाउट एनी फेयर, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने फेयर को ओवरकम कर चुका। फेयर यानी वो डर, वो शेड के अंदर का कि वहाँ कोई गोस्ट है, रॉटन फ्लोर बोर्ड से निकलेगा, उसका हेड चॉप कर देगा। तो वो अभी राइट टाइम का वेट कर रहा है कि कब वो वहाँ जाएगा। अब बात करते हैं कि उसके जो डोर्स थे, वो जो अगर हिंजेस वर्ड आया था वो रस्टी क्यों थे। दरअसल स्टूडेंट अगर काफ़ी टाइम से आप यूज़ नहीं करोगे बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो वो रस्टी हो जाते हैं। हिंजेस जो थे वो रस्टी इसलिए हो चुके थे क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम से वो खुले नहीं थे। और विंडो की बात करें, जो उसके ब्रेक थे, जो शीशे टूट चुके थे, वो दरअसल क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि लैक ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि वहाँ पे अच्छे से उसका मेंटेनेंस नहीं करा गया है उस विंडो का। तो बेसिकली ये पूरी पोएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वो अपने एक इमेजिनेशन बता रहा है, एक शेड के बारे में बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा था। तो ये तो था आपका एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको इस पोएम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ, यानी कि ये इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसी है। तो फॉर्म के ऊपर हम बात करते हैं। फॉर्म है स्टूडेंट इसकी नरेटिव। नरेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में, जहाँ से आप उसके बारे में पता कर सकते हो। तो नरेटिव बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरी होती है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर प्लॉटिंग होती है। प्लॉटिंग यानी कि वो प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पे हुई थी। उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स यानी कि एग्जैक्टली वो किस बारे में बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, कहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है। और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी एक तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें पढ़ा था, इसमें आपकी विंडो, फ्लोर बोर्ड, डोर सबको डिस्क्राइब किया गया था एक तरीके से। जैसे बात करें उसकी विंडो जो थी वो क्रैक थी, फ्लोर बोर्ड कैसे थे, रॉटन थे, डोर कैसे थे, हिंजेस रस्टी थे। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया, यानी कि सब चीज़ डिस्क्राइब किया गया है। तो ये था स्टूडेंट आपका पोएम एक्सप्लेनेशन द शेड का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे साथ बाकी सोशल साइट से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इश्यू होता है रिगार्डिंग योर इंग्लिश सब्जेक्ट।